पुताला युद्ध की कौन सी किताब में? अमीर मद मर्दन। किसने लिखी? अब अपने इसके नाम पर आते हैं, बुक का नाम बोलो। हमीर मद। मैं एक एक शब्द का पोस्टमार्टम करता हूं। मर्दन का मतलब होता है तोड़ना। मर्दन का मतलब क्या होता है ना? तोड़ दिया गया, मतलब मर्दन कर दिया गया उसका। मद, मद का मतलब होता है घमंड। क्या होता है? घमंड तोड़ दिया गया। मद मर्दन मतलब क्या हो गया? घमंड तोड़ दिया। मद का मतलब क्या हो गया? घमंड। और मर्दन का मतलब क्या हो गया? तोड़ना। हमीर किसी का नाम है। हमीर मद मर्दन, हमीर का घमंड तोड़ दिया गया। किसे घमंड तोड़ दिया गया? फिर हमें लगता है यार इसमें अमीर तो कहीं है ही नहीं, इसमें राजा तो एक है जेतर सिंह, एक कौन है? इल्तुतमिश। हमीर कहां से आ गया? फिर इसमें घमंड तो टूटा इल्तुतमिश का। हारा कौन है? वो दिल्ली से चला के आया था मेवाड़ पे कब्जा कर लूंगा, लेकिन मेवाड़ वालों ने कुटामारी करके वापस भगा दिया। तो बेइज्जती किसकी हुई है? घमंड किसका टूटा है? किताब करिए किसका टूटा है? तो क्या ये भाई साहब, ये क्या लोचा है इसके अंदर? फिर जब हम उस बुक को पढ़ते हैं तो हमारे धीरे धीरे चीजें समझ में आती है। मुसलमान राजा नए नए आए थे। आप यूं मान लीजिए इल्तुतमिश दिल्ली का पहला राजा है। इससे पहले कोई भी दिल्ली के अंदर मुसलमान राजा ने डायरेक्टली शासन नहीं किया। आ गया था कुतुबुद्दीन ऐबक, इससे पहले आ गया था। पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी बना रखी थी लाहौर। कौन सी थी? दिल्ली में आके मुस्लिम सत्ता को स्थापित कर रहा था। कौन कर रहा है? 1192 में तो मुसलमान भारत में आए थे। पहली बार उनका भारत में कब्जा ही कब होता है? 1192, जब तराइन का दूसरा युद्ध वो जीत जाते। 1227, मतलब 30-32 साल की बात हुई, ज्यादा बात भी नहीं हुई। मुसलमान जो राजा थे इनको बोला करते लोग, क्या बोलते? जो रॉयल क्लास के लोग होते, राजा, मंत्री, उसके जो भी राजा के आगे भाई बंधु जो भी होते, उनको क्या बोला जाता? यार अमीर लोग है। ये कौन है? फारसी भाषा का शब्द है अमीर, जिसका मतलब होता है राज परिवार के लोग। राजा के जो लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अमीर। इसलिए किताब में बार बार ये लिखा हुआ है कि दिल्ली का अमीर इल्तुतमिश आया था, दिल्ली के अमीर इल्तुतमिश को हरा दिया गया, दिल्ली का अमीर इल्तुतमिश यहां पर हार के गया था, दिल्ली के अमीर को जेतर सिंह ने हराया था। वो अमीर 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 होता होता अपनी भाषा में क्या हो गया? तो वास्तव में हमीर नहीं है, वास्तव में क्या है? अमीर मतलब राजा। राजा कौन है? अब कोई पूछे कि इसमें हमीर किसको कहा गया? बड़ी बड़ी बात। और देखो आज दिन तक ये शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी कोई पैसे वाला होता है, हम क्या कहते हैं? पहले पैसे वाला राजा ही होता था, तो राजा क्या बोलते? अमीर। आज भी अपने कोई आदमी एटीट्यूड में भी होगा, भाई साहब ये अमीर हो गया आजकल, इसलिए इसमें घमंड आ गया, करते हैं ना ऐसी बातें। सेम की सेम बात देखो। कौन सा युद्ध आ रहा है इल्तुतमिश? मुसलमान राजाओं में एक बहुत अच्छी विशेषता थी, उनको जब भी लगता वो हार रहे हैं वो वापस पीछे हट जाया करते, वापस चले जाया करते। ठीक है, जैसे 20,000 सेना लेके आया कोई राजा और 5,000 आते ही मर गए 1 घंटे में, उसको समझ आया बाकी 15 भी 3 घंटे में चले जाएंगे। क्यों मरना भाई साहब? वो अपने बाकी साथ वालों का चप्पलें हाथ में लो, जितने तेज भाग सकते हो भागो। अपने साथ वाले कहते अरे नहीं लड़ेंगे, नहीं भाई साहब जान है तो अगली 15,000 बच गए, अगली बार 25,000 और लाएंगे, 40,000 आएंगे, फिर लड़ेंगे। और यही 15,000 मर गए तो अगला मौका भी अपने को मिलेगा। अपने राजाओं के साथ में ये समस्या थी। अपने राजाओं का दो ही काम था, विजय या वीरगति। क्या था? या तो जीत जाएंगे या हार के वापस जाने को अपने वाले अच्छा मानते। और कोई हार के चला भी जाता तो अड़ोसी पड़ोसी जीने नहीं देते भाई साहब। बस इतना ही, दम नहीं है, पता चल गया पुदीना। और मैं कहता हूं राजाओं का टाइम छोड़ दीजिए, आज भी आप तो आरएस में फेल हो जाओ। आपके घर वाले, आपके पापा को, आप प्री फेल हो जाओ, आपके पापा कुछ नहीं है, पापा कोई बात नहीं, पढ़ बैठे। जो एग्जाम देता है वो फेल होता है। कोई ने इस बार ट्राई की, फेल हो गया, अगली बार पास होगा, और अच्छी तैयारी कर ले, मैं पैसे लगाऊंगा। आपको लगता है मेरे साथ घर वाले खड़े हैं तो मेरे को और पढ़ाई कर लेनी चाहिए। 20,000 लोग ही प्री में पास होंगे, सारे तो कैसे पास होंगे? तू नहीं हुआ, अगली बार होगा, ऐसी बातें करते हैं। और आपका कोई ना कोई पड़ोसी, उसको पता है कि तुम प्री फेल हो गए हो, फिर भी वो कहता है और रिजल्ट कब आ रहा है? अरे क्या करना है रिजल्ट का, है ना? मतलब मेरे को आता है 10th 12th में पढ़ा करते, तब घर वालों को चिंता नहीं होती रिजल्ट कब आ रहा, अड़ोसियों पड़ोसियों को भाई साहब इतनी चिंता हुआ करती। तो अपना समाज आज भी वैसा ही है। आप आरएस का प्री पास किया, मेंस पास किया, इंटरव्यू दिया, बड़ी बात है ना, आपने मेहनत की तभी तो इंटरव्यू तक पहुंचे। भाई कितने लोग इंटरव्यू देते हैं? पूरे राजस्थान में 2,000। आप राजस्थान में 2,000 लोगों में पहुंचे, इसका मतलब मेहनती हो, संघर्षशील हो, मेहनत की, इंटेलिजेंट हो, तभी वहां पर आप पहुंचे। पर चूंकि सेलेक्ट तो कितने होने? 1,000। 1,000 तो घर आएंगे। पड़ोसियों को पता चल गया कि आप घर आ गए, आपका फाइनल सिलेक्शन। फिर वो पूछेंगे और एसटीएम साहब कहाँ है आजकल आपकी ज्वाइनिंग? पोस्टिंग कहाँ हो रही है? उनको पता है कि तुम्हारा सिलेक्शन
तो अपने आज भी है। तो आदमी सोचता है यार या तो सिलेक्शन हो जाए या मैं आऊं नहीं गाँव, गांव आते आसपास वाले बाद में खा जाएंगे अपने को। तो वैसे वैसे राजाओं के साथ समस्या थी, या तो जीत जाएंगे या मर जाएंगे, हार के वापस आएंगे। और अपने तो भाई साहब रानियां इतनी खतरनाक हुई है कि बापड़ा कोई आदमी हार के आ गया तो उसने कहा मैं तेरा तो मुंह ही नहीं देखती। तो उसको लगता है लुगाई से बेइज्जती करने से अच्छा मर जाऊं मैं वहीं पे, मेरे को वापस जाने की आवश्यकता। पर इल्तुतमिश जब इस युद्ध में हारने लगा तो इल्तुतमिश यहां से भाग गया। अच्छा, अपने एक समस्या और थी, अपने भागती हुई सेना का कभी पीछा नहीं किया कि दुश्मन की सेना भाग रही है तो उसका पीछा करना। और अपने लगा बेचारों को क्या मारना, जो भाग ही रहे हैं उनको मारना। उधर वालों का सिस्टम था कि भाग रहे हैं तो अब तो पक्का मारू रहे, भागने मत दो वरना भागे पहुंच गए तो और साथियों को लेके आ जाएंगे, बीच में सलटाओ इनको एकदम। जब इल्तुतमिश की सेना भाग रही थी, जतर सिंह ने सेना देखा कि इल्तुतमिश की सेना भाग रही, उन्होंने कहा ओ भागे भागे जीत गए। तो उन्होंने तो भूताला में तमंचे भी डिस्को किया भाई साहब। इल्तुतमिश भागा तो भूताला से भागते हुए नागदा के पास से गया। कहां से गया? तो नागदा में घर जला गया वो, आग लगा गई उसकी सेना नागदा के अंदर। भाई सेना तो पूरी पूरी कहां गई हुई थी? भूताला। नागदा तो खाली पड़ा था, तो घरों में आग लगा गए, लूट गए घरों को। जयतर सिंह ने थोड़ी देर बाद में उन्होंने देखा यार नागदा में तो लूटपाट हो रखी है। तो जयतर सिंह एक बात समझ में आई कि राजधानियां कभी प्लेन इलाके में नहीं होनी चाहिए, ऊंची पहाड़ों में बनाई जाए राजधानी, ताकि दुश्मन जल्दी से चढ़ ही नहीं पाए, और चढ़ जाए तो भी इस प्रकार से लूटपाट है। इसलिए जयतर सिंह ने राजधानी बनाई बाद में चित्तौड़। कहां बनाई? किला तो अपने पास ही तोड़ पड़ा ही है, उसको अपने क्या बना लेते हैं? राजधानी। लिखो, भारत में राजा महाराजा खत्म हो गए 1947। 1947 आपका देश आजाद होता है, डेमोक्रेसी, कोई राजा महाराजा नाम की कोई भी चीज। नेपाल में राजा बन रहे थे 2008। कब तक बन रहे थे? 2008 तक नेपाल के अंदर राजा बन रहे थे। और नेपाल में जो लास्ट राजा बने उनका नाम है राणा ज्ञानेन्द्र। क्या नाम है? 1302-3 के आसपास चला गया होगा ये बंदा। और राजा कब तक बन रहे थे वहां? 2008। मतलब कितने साल राज हुआ होगा? 700। 700 साल बाद में भी राजा का टाइटल क्या है? जो 2008 में भी उनका राजा था उसका नाम क्या था? राणा ज्ञानेन्द्र। क्या नाम था? और नेपाल के सारे राजाओं ने राजस्थान ब्याह किए, और राजस्थान के खूब सारे राजाओं ने नेपाल ब्याह किए। क्योंकि ये ठीक वैसा ही है कि अपने चाचा जी बेंगलोर चले जाते हैं बिजनेस करने, पटावरों का ब्याह करने वापस आ जाते हैं गांव। ब्याह बेंगलोर वालों में थोड़ी करेंगे, ब्याह तो गांव में ही करेंगे आके। नेपाल वाले चले गए थे नेपाल, लेकिन ब्याह सब के सब कहां करते थे? मुझे याद है 2008 में जब राणा ज्ञानेन्द्र वहां राज कर रहे थे और वहां राजा का राज हटने वाला था, डेमोक्रेसी आने वाली थी, तो ऐसी खबरें थी कि जनता राजा को पकड़ के मार सकती है। और दुनिया में खूब सारी जगह ऐसा हुआ है, भारत को छोड़ दीजिए, भारत के अलावा जहां भी राजाओं का राज खत्म हुआ है राजा को टांगा है। वो बोले फ्रांस है, वो बोले रूस है, वो बोले ईरान है, वो बोले अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तो राजा को जेसीबी में लटका के बाहर 3 दिन तक टांग के रखा था, क्या के देखो रे राजा की हमने क्या हालत की। तो था क्या राणा ज्ञानेन्द्र को भी लटका सकते हैं? एक दिन अखबार में एक हेडिंग थी कि यदि नेपाल के राणा ज्ञानेन्द्र को लगा कि उनको नेपाल में किसी भी प्रकार का खतरा है तो वे सिक्कर में शरण ले सकते हैं। कहां शरण ले सकते हैं? आपने लगता है नेपाल का राणा है, शरण लंदन ले, पेरिस ले, और भारत में भी लेनी तो दिल्ली ले, बॉम्बे ले, राजस्थान में भी लेने तो जयपुर ले, उदयपुर जा, ठेठ चोमू रिंगस क्रॉस करके सीकर और वैसा जगह नहीं मिली। पर नीचे उसमें और लिखा हुआ था क्योंकि राणा ज्ञानेन्द्र के राजकुमार पारस की शादी सिक्कर की राजकुमारी हिमानी के साथ हुई है। कोई भी बंदा संकट में रिश्तेदारों के पास ही जाएगा, उसके बेटे का सास रहा है। सिक्कर की राजकुमारी की शादी कहां हो रखी है? नेपाल। कहने का मतलब है कि नेपाल वाले यहां से गए थे, उसके बावजूद उनके भारत के साथ रिश्ते हमेशा बहुत अच्छे रहे। और जब तक नेपाल में राजाओं का राज रहा, नेपाल के भारत के साथ रिश्ते हमेशा अच्छे रहे। जैसे ही नेपाल में बाद में राजाओं का राज गया और नेता आए, तो बाद में चीन ने हड्डियां फेंकी, चीन का लॉलीपॉप हम देंगे तुम्हें। उसके बाद से नेपाल और भारत के रिश्ते गड़बड़ाए हुए हैं। 1947 में जब आपका देश आजाद हो रहा था तो नेपाल के अंदर प्रधानमंत्री, नेपाल के जो राजा थे उनका नाम था राणा त्रिभुवन देव। क्या नाम था? और राणा त्रिभुवन देव ने नेहरू जी कहा कि नेहरू जी आप आजाद हो ही रहे हो, हमें भारत में मिला लो। नेहरू जी ने कहा क्यों?
अरे मिला लो यार, अलग पड़े नेपाल क्या करेगा। नेहरू जी ने कहा नहीं, हम खुद 200 साल की गुलामी के बाद अंग्रेजों से आजाद होंगे और आज हम किसी पे कब्जा कर ले, कैसे मुंह दिखाएंगे लोगों को। अब तक कह रहे थे कब्जा गलत है, कब्जा गलत है, और खुद नेपाल को एक्वायर करके बैठे हैं। त्रिभुवन देव ने कहा नेहरू जी आप गलत समझ गए, अंग्रेजों ने तो आप पे कब्जा किया था, हम तो करवा रहे हैं खुद। हम कह रहे हैं हम पे कब्जा करो। तो फिर नेहरू जी ने कहा क्यों, क्यों करना है कब्जा। त्रिभुवन देव ने कहा नेहरू जी प्लीज थोड़ी ज्योग्राफी पढ़ा कीजिए आप, हम लैंड लॉक कंट्री है। कैसी कंट्री है? लैंड लॉक, जिसके चारों तरफ लैंड है, समुद्र ही नहीं। वो देश जिसके चारों तरफ समुद्र नहीं, व्यापार कहां से करेगा? दुनिया का पूरा ट्रेड तो सी रूट है, समुद्र से होता है, हम सामान कहां से मंगवाएंगे। और नेहरू जी वैसे भी नेपाल का मैप भारत के मैप के अंदर है, इंडिया का मैप देखो, इधर उत्तराखंड हिमाचल बीच के अंदर अपना क्या पड़ा है। हम तो वैसे आपके मैप के साथ फ्री में आ रहे हैं। तो जैसे एक राज्य है यूपी, जैसे एक राज्य है एमपी, जैसे एक राज्य है राजस्थान, वैसे एक राज्य बन जाएगा नेपाल। नेहरू जी ने कहा नहीं नहीं त्रिभुवन देव जी ऐसा नहीं, और आप चिंता मत करो, क्या दिक्कत है आपके, व्यापार की दिक्कत है, हम आपको हमारा एक बंदरगाह देते हैं कलकत्ता। कौन सा बंदरगाह देते हैं? नेपाल को जो भी सामान मंगवाना है अमेजोन पे एड्रेस क्या डाल दो आप, तो आज दिन तक नेपाल का सारा सामान कौन से बंदरगाह पे आता है। फिर नेपाल का सामान ज्यादा आने लगे, हमने एक बंदरगाह और दिया विशाखापत्तनम। कौन सा दिया? आज भी नेपाल का सारा सामान कहां पर आता है? कलकत्ता और विशाखापत्तनम। फिर यहां से हम ट्रकों में भर भर के कहां बेचते हैं। तो नेपाल के साथ अपने रिश्ते इस कदर रहे। हमने और कहा कि आप तो फिक्र ही मत करना, कोई आप भाई हो, अलग अलग बैठे हैं, बस नेपाल अलग भारत अलग, बाकी आप तो हमारे देश में आओगे तो वीजा भी नहीं लगेगा, इधर से उधर आओ, उधर से इधर। और आप नौकरी करो ना हमारे देश में आगे, क्या चिंता है, बस देश तुम्हारा अलग हमारा देश। इसलिए नेपाली सारे के सारे भारत में नौकरी कर रहे हैं। इसलिए अपने नेपाली अंग्रेजों के टाइम से अपने यहाँ नौकरी करने के लिए आने लग गए थे। अंग्रेजों की सेना के अंदर नेपाली नेपाली खूब बहादुर होते हैं, इसलिए अंग्रेजों ने नेपालियों को बहादुर कहना शुरू किया। इसलिए वो इतना फेमस वर्ड हुआ कि एटीएम के बाहर गार्ड साहब भी यदि कोई नेपाली अपने कहते और बहादुर, है ना। किसी होटल में कोई सेफ भी यदि नेपाली अपने कहते हैं और बहादुर, नेपालियों को कहने क्या लगे, बहादुर। ये नेपालियों को अंग्रेजों का दिया हुआ सरनेम है कि वो बहादुरी बोलने लग गए थे उनको। अब नेपालियों को हमने इवन यहां तक कहा कि तुम हमारी सेना में भी आ सकते हो। भाई कोई देश अपनी सेना में तो अपने देशवासियों को ही लेगा, दूसरों पे विश्वास थोड़ी हो। आज अपने किसी सेना में दूसरा देश का ले ले वो बिक जाए तो, पर नेपालियों पे हमें विश्वास था, अगर हमारे भाई हैं, हमने पूरी रेजिमेंट बनाई गोरखा। कौन सी रेजिमेंट है? गोरखा रेजिमेंट। बाकायदा है, मेरे वतन के लोगों ने गाते हैं तो उसमें बाकायदा लाइन है, कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी। तो गोरखा, गोरखा कौन है? गोरखा अपने थोड़ी है, गोरखा कौन है? और गोरखा होते ही बहादुर, अपने को युद्ध वगैरह जितवाने के अंदर गोरखा खूब आगे रहे। 99 वाले कारगिल वॉर में तो गोरखा रेजिमेंट का खूब ही अच्छा योगदान था। भाई कारगिल वॉर के 99 वाले में पाकिस्तान ऊपर आगे बैठ गया, चोटियों पे कब्जा कर लिया, चोटियों पे कब्जा कर लिया। शुरुआत के अंदर अपने राजस्थान की रेजिमेंट में भेजी गई थी, गजब लड़ी अपने राजस्थान की रेजिमेंट। आप चूरू, सीकर, झुंझुनू का ऐसा कोई गांव नहीं देखेंगे जिसमें 99 में कोई शहीद नहीं है। पर फिर भी पहाड़ों पे राजस्थान वाला बंदा कैसे चढ़े? ऊपर चढ़ने की तो प्रैक्टिस नहीं थी अपने को, तो दोहरे पे चढ़ तो क्या पता भाग जाता अपने वाला, टिले पे चढ़ जाता, लेकिन पहाड़ पे चढ़ने की तो प्रैक्टिस ही नहीं थी। फिर अपने वाले लंबे चौड़े थे शरीर के थोड़े, इसलिए पाकिस्तानियों को ऊपर से दिख जाते कि आ रहा है, ऊपर बैठा आदमी तो एक बम मारे तो 10 सैनिक मार दिए। फिर फाइनली हमें दिमाग में आया कि पहाड़ों पे कौन चढ़ सकते हैं, गोरखे। गोरखे होते भी तो हमने गोरखों कहा गोरखों चढ़ जाओ। गोरखे पहाड़ जानते थे, गोरखे इधर से उधर से, पाकिस्तानी 5 बैठे ऊपर कि नीचे से कोई हिंदुस्तानी 100 भी आएंगे धड़ 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 उड़ा देंगे इनको, लेकिन इतने में कोई गोरखा धीरे 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 उधर से पास में जाकर त्या उसने मारे सबको जा जाके बाद में। तो नेपाल के साथ अपने कितने अच्छे रिश्ते रहे होंगे ये देख लो कि वो सेना तक के अंदर अपने आते हैं, है ना। तो नेपाल में ये जाने वाला पहला जो हमारा बंदा था कौन था? कौन था? किसका छोटा भाई था? अभी ना कोरोना में जो कुंभ का मेला लगा था, तो कुंभ के मेले के अंदर सरकार ने कहा अरे कोई कुंभ के मेले में नहीं जाओगे, अरे कोरोना फैल जाए। और अपने सर घरों में बैठे ना भाई साहब, कुंभ का मेला बाद में डुबकी लगा लेंगे, पाप 12 साल बाद में धो लेंगे अपने, लेकिन अभी कोरोना का डर है, हम जाएंगे। मैंने अखबार में एक दिन फोटो देखी कि नेपाल के पूर्व राणा ज्ञानेंद्र अपनी पत्नी और बेटे के साथ कुंभ के मेले में डुबकी लगाने पहुंचे। नेपाल का राणा कुंभ के मेले में डुबकी लगा के जा रहा है, इसका मतलब वो मानता है कि हम कहाँ से आए हुए हैं? भारत के। भारत में कहाँ से आए हुए हैं? मेवाड़। कहाँ से आए हुए हैं? तो मेवाड़ से जाने वाला जो बंदा था वो बंदा कौन था अपना? कौन था? कुंभ।
किसका भाई था? रतन सिंह का। इसी में एक हेडिंग और डालो। अब ऐसी कहानियां हैं जी, अपने कहानियां हैं कि एक दिन रतन सिंह जी के पास एक तोता आया। कौन है उनके पास? एक, और तोते ने आकर, रतन सिंह जी यहां से 7 समंदर पार एक राजकुमारी रहती है, इतनी सुंदर राजकुमारी है कि वो जब पानी पीती है तो उसके यहां से दिखता है। और रतन सिंह जिस तोते के पीछे पीछे चले गए सिंहल द्वीप। कहां चले गए? अपने इतिहासकार कहते हैं कि सिंहल द्वीप का मतलब है श्रीलंका। क्या मतलब इसका? इसका मतलब रतन सिंह जी कहां चले गए? वहां जाके पद्मिनी को ढूंढने का प्रयास किया, पर अगली राजा की बेटी महल में रहती, बाहर तो आए नहीं। रतन सिंह जी के पैसे टक्के खत्म हो गए, तो रतन सिंह जी वहां बन गए जोगी। क्या बन गए? सन्यासी बन गए, बाबा बन गए। और 7 साल तक बाबे के भेष में घूमते रहे। 7 साल बाद एक दिन सिंहल द्वीप के राजा को मिल गए। सिंहल द्वीप का राजा कौन है? गंधर्व सिंह। कौन है? उन्होंने पूछा, यार यंग मैन, इतनी युवा अवस्था में तुम सन्यास धारण करके घूम रहे हो, किसी अच्छे घर के मालूम होते हो? और उसने कहा कि साहब, मैं मेवाड़ का राजा रतन सिंह हूं। तो तुम ये युवा अवस्था में इस प्रकार क्यों घूम रहे हो, क्या कारण है? तो साहब, कारण तो आपके महलों के अंदर है। मैं तो आपकी राजकुमारी से ब्याह करने के लिए आया था, पैसे टके खत्म हो गए, मिलने का कोई चांस बना नहीं, तो मैं क्या बन गया? जोगी। अब साहब, श्रीलंका के राजा को पता चला कि मेवाड़ का राणा खुद मेरी राजकुमारी से ब्याह करने के लिए आया, वो बेचारा मना कहां करे? श्रीलंका बापड़ा छोटा सा देश, हमारे देश के मैप के साथ उनका मैप फ्री आता है। उन्होंने कहा, साहब धन घड़ी धन भाग, आप तो राजकुमारी को साथ में ले जाओ। और कहते भाई, रतन सिंह वहां से पद्मिनी को लेके आ गया और यहाँ पे चित्तौड़ लेके आ गया। पर इन कहानियों में लोचे हैं। पहली बात तो, रतन सिंह का शासनकाल ही 1 साल का है। शासनकाल कितना है? 1302 से 1300, कहां 7 साल जोगी बन गए। श्रीलंका गए, फिर एक तोता आया, तोते ने बताया। यदि ऐसे तोते बताते ना, तो सब लड़कों के पास एक एक तोता होता। ये कहते सर, पढ़ाई करें नहीं करें, पहले क्या लाएंगे? और वो बता देगा कि भाई, तू पार्क में फालतू में चक्कर मार रहा है, उधर 2 गली छोड़ के पीछे हम बताते हैं तेरे को, उधर जाया कर, थोड़ा ठीक रहेगा। पर तोते नहीं बोलते यार। तोते बोलते होते तो कोई ना कोई सब लोग ये जुगाड़ करते। तो इस गाड़ी में लोचे ही है कि वहां से लेके आ गया। पर ऐसा है कि, तो फिर बड़ा सवाल ये कि फिर पद्मिनी कहाँ की राजकुमारी थी? अपने राजस्थान के सोर्स ये कहते हैं कि बीकानेर में एक जगह पड़ती है पुगल। कौन सी जगह है? पुगल नाम की एक जगह पड़ती है, और पुगल की राजकुमारी थी। और आज भी पश्चिमी राजस्थान में गांव के अंदर कोई बंदा, कोई लड़का ज्यादा नखरे करे कि भाई इस लड़की से शादी नहीं करूंगा, ये मेरे को पसंद नहीं आई, वो नहीं पसंद आई, मेरे को तो ये चाहिए ये चाहिए, तो घर वाले कह देते हैं, अरे देख लेंगे कौन से पुगल की पद्मणी आएगी। तो आज भी पद्मणी तो कहाँ की मानी जाती है? आज भी दोहे बोले जाते हैं कि पुगल गढ़ पद्मणी तू रानी सिरमोड़, हे पुगलगढ़ की पद्मिनी तू सभी रानियों में सिरमोड़, जैसलमेर जलम लियो परनीगढ़ से तोड़। उस समय भाटियों का इलाका था जैसलमेर वाला, है पुगल वाला इलाका। तो जैसलमेर के अंदर पैदा हुई और तेरी शादी कहां पर जाके हुई? चित्तौड़। पुगल 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 करते करते हो गया सिंगल 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 करते करते क्या बना गए? और सिंहल से अपने वालों ने जोड़ लिया श्रीलंका। ऐसा कुछ भी, ये केवल कहानियां, इन कहानियों का कोई भी लेना देना। कोई पुगल की एक राजकुमारी रही होगी, उसके यहाँ पर रतन सिंह के साथ शादी हुई है, ऐसा कहा जाता है। वो बेहद सुंदर थी रानी। रतन सिंह के दरबार में एक बंदा था, उसका नाम था राघव चेतन। क्या नाम था? और राघव चेतन ने एक दिन उसको देख लिया पद्मिनी को, और वो गिर गया नीचे। ये बात रतन सिंह जी को पता चली। रतन सिंह जी ने राघव चेतन कहा, राघव चेतन आज के बाद दिखे ना, टांगे तोड़ दूंगा। बकवास आदमी। और राघव चेतन की बेइज्जती करके यहां से भगा दिया। अब राघव चेतन क्या करे, कहां जाए? तो दुश्मन का दुश्मन अच्छा दोस्त होता है। दिल्ली वालों से चित्तौड़ की बनती नहीं है, तो वो चला गया दिल्ली। और उन दिनों दिल्ली का राजा अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? और कहते इस राघव चेतन ने जाके अलाउद्दीन खिलजी को बताया, अलाउद्दीन खिलजी क्या ही बताऊं तेरे को मैं। और इसने सारी इस प्रकार की बातें बताई और अपनी कहानियां गति। इस चक्कर में अलाउद्दीन खिलजी ने इधर क्या कर दिया था, अटे। तो अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताने वाला बंदा कौन था? देखो,